भाग 4। अविनाश को अगले दिन अखबार देखकर पता चला कि अमृता इतनी जल्दी में क्यों थी, पर फिर भी अविनाश का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। वो नियम और न्याय व्यवस्था को मानने वालों में से था। उसे खुद कानून हाथ में लेने वालों से जरा भी सहानुभूति नहीं थी। समझती क्या है खुद को ये लड़की? अविनाश ने अखबार को गोल गोल करके एक तरफ फेंकते हुए कहा। ऐसी हरकतें और गुमान देखो आसमान छूता है। आंखों में पश्चाताप कहीं दूर दूर तक नहीं रहता। शायद जानती नहीं कि अहंकार एक दिन ले डूबता है। इधर अमृता अब खाली हुई तो उसे अविनाश की निगाहें याद आ गई। उसका हाथ उठाने की कोशिश करना याद आ गया। वो मन ही मन बोली, बहुत ढीठ बंदा है ये सूर्यवंशी। पैर पर गोली लगने पर भी इसे फर्क नहीं पड़ा। हिम्मत टूटती क्यों नहीं इसकी? अब तो इसका दादा भी चला गया। अकेले तो खुद को जाने ये कौन सा तोप समझेगा। अब तो और अकड़ेगा जब किसी को खोने का डर ही नहीं होगा। झुकता तो वैसे भी नहीं। लेकिन मुझे क्या हो गया है? क्यों मैं उसके बारे में सोच रही हूँ? मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करती। यही बात तो खुद को साबित करने के लिए मैंने उसे पिटवाया, गोली भी चला दी। फिर भी कुछ तो है, पर क्यों? उसके जख्म मेरी निगाहों के आगे क्यों आते हैं? उसकी निगाहें हमेशा याद क्यों आती हैं? उसकी झलक जहन में आने पर धुआं उड़ा लेती हूँ, तो फिर उसकी अकड़ क्यों नहीं उड़ा पाती? क्यों दिल इजाजत नहीं देता कि उसे जान से मार दूं? इतनी मुलाकात के बाद भी वो जिंदा ही है। टक्कर का तो है भी, लेकिन बेकार के चक्कर क्यों पाल रही हूँ? क्यों मिल जाता है मुझे वो हर कांड से पहले? उफ, इतने सारे क्यों हैं, लेकिन जवाब एक भी क्यों नहीं है। ठंडी का मौसम था। क्रिसमस की छुट्टियां थी तो आसमां घर जाने को निकल गई थी। अमोघ ने अमृता को खबर दी तो अमृता चुपचाप अंदर चली गई। उसकी आसमां के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं थी। उसके खर्च को तो उठाती थी, लेकिन उससे बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि आसमां ने अमृता का असली चेहरा भी नहीं देखा हुआ था। अमोघ के अलावा किसी ने भी अमृता का असली चेहरा नहीं देखा था। मिलिंद बचपन से ही उसे लेकर फिक्रमंद था, इसलिए उसने कभी भी अमृता को किसी के सामने नहीं आने दिया था। आती भी तो मास्क लगाकर ही आती थी। इधर अविनाश मायूस रहता था। पूरा दिन एक्सरसाइज या मैगजीन पढ़ते हुए बिताता। दोस्तों से भी बहुत कम मिलता, तो उसके दोस्त भी एक रोज उसे जबरदस्ती काम के बाद घुमाने के लिए ले गए थे। फिर भी अविनाश का मन नहीं लग रहा था, तो वो उनसे बाद में मिलने को कहकर बस पे चढ़ गया। बस में जहां वो खड़ा हुआ था, वहीं सीट पर बैठकर खिड़की की तरफ देखती लड़की पर उसकी नजर पड़ी तो अविनाश को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये वो ही लड़की है जो उस रोज सामान से टकराने पर सॉरी कहकर निकल गई थी। उसकी बगल में बैठा लड़का जानबूझकर अपने पैरों के बीच गैप देकर बैठा था, जिससे उस लड़के के पैर लड़की के पैरों को छू छू कर जाते। वो लड़की असहज हो उठती और पैरों को और भी ज्यादा समेट लेती। अविनाश ये सब देखकर उस लड़के को घूरने लगा। तभी पास ही खड़ा लड़का पानी पीने लगा, तो अविनाश ने जानबूझकर बस के झटके के बहाने उस पानी पीते लड़के को कोहनी से धक्का दिया, जिससे पानी बैठे हुए शख्स पर जा गिरा और वो हड़बड़ाकर खड़े होते हुए दूसरे लड़के से लड़ने लगा। अविनाश मौका पाकर सीट पर बैठ गया और एक तरफ अपने पैरों को करके राहत की सांस ली। वो लड़की भी अब सुकून महसूस करके आराम से सहज होकर बैठ गई। कुछ देर बाद वो पर्स में से कुछ निकालने लगी तो अविनाश अपने मोबाइल में खो गया। अगले स्टॉप पर लड़की उतर गई और तब अविनाश ने ध्यान दिया उसकी गोद में एक स्माइली बैज पड़ा हुआ था, जिस पर थैंक यू लिखा हुआ था। अविनाश के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन लड़की के बाल उसके चेहरे पर लहरा रहे थे और वो चुपचाप नजर झुकाए आगे चली जा रही थी। अविनाश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा,
ये भी तो एक लड़की ही है, अमृत सी, शांत, शीतल, और एक वो है जहर, लेकिन नाम अमृता। व्हाट एन आयरनी। कुछ घंटों बाद अमोघ कमरे से बाहर निकला ही था कि तभी गाड़ी गेट पर लगकर खड़ी हुई। आसमा उतरी तो अमोघ आगे बढ़ गया। कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं हुई? अमोघ ने पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, आपके होते परेशानी कैसी? आप मेरी हर जरूरत का ख्याल इतने अच्छे से रखते हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आओ, कहते हुए अमोघ उसको अंदर ले गया। अमोघ उसे अमृता के कमरे में लिवाकर आ गया तो आसमा ने उसका हाथ खींचते हुए बाहर चलने का इशारा किया और धीरे से बोली, बाद में आ जाती ना मैं यहाँ, कहीं अमृता नाराज हो गई तो? अमृता ने चेहरे पर वही मास्क लगा रखा था जो वो आम तौर पर लगाकर अपने आदमियों के सामने आती थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और अब कदमों की आवाज सुनकर पलटी तो आसमा ने अमोघ का हाथ छोड़ दिया और नजर झुकाकर शांत खड़ी हो गई। अमोघ आगे बढ़ते हुए बोला, जस्ट अभी आई है तो कमरे में ले जाओ, आराम कर लेने दो, शाम को आ जाऊंगी मैं वहीं। कहते हुए अमृता ने जाने को कदम बढ़ाया तो आसमा तुरंत बोली, कैसी हो अमृता, हाल भी नहीं पूछोगी? ठीक हूँ, हाल अच्छा नजर आ रहा है इसलिए नहीं पूछा। कहते हुए अमृता ने चेहरा फेर लिया तो आसमा और अमोघ कमरे से बाहर निकल गए। कह नहीं सकते थे आप कि इनके कमरे में ले जा रहे हो? मुझे डर लगता है इनसे। क्यों? इनके बात करने के लहजे से घबराहट होने लगती है। भूत नहीं है वो, और इतनी बुरी भी नहीं। बुरी नहीं कह रही, पर वो मुझसे कभी बात ही नहीं करना चाहती, मुझे देखना भी नहीं चाहती, तो फिर फौरन क्यों ले गए वहीं? बस इतना ही तो, बाकी तुमसे उसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं उसे बहन मानती हूँ। वो? प्लीज रहने दो, नहीं मानती, जानती हूँ। चलो छोड़ो, आराम कर लो। ठीक है। अमोघ वहां से अपने किसी काम के लिए निकल गया। आसमा बिस्तर पर पसरते हुए बोली, कितने दिनों बाद यहाँ आने को मिला, कितना सुकून है। उधर अमृता बैठकर गन देखने लगी। कुछ आदमी नई गन लेकर बेचने आए थे। शाम को आसमा बाहर लॉन में आई। अमोघ भी वहीं था। सब कुछ ठीक है ना, कोई नई बात? अमोघ ने उसे देखकर पूछा। नहीं तो। चेहरा ब्लश कर रहा है जब से आई हो। वो यूं कि दरअसल, आसमा कहते कहते रुक गई तो अमोघ बोला, क्या हुआ, बोलो। अमृता से तो नहीं बताओगे आप? नहीं, दरअसल मुझे कुछ दिनों पहले एक लड़का मिला था, टकरा गई थी कॉलेज के मोड़ पर, और आज वही लड़का बस में नजर आया। अच्छा था। किस वे में, नेचर में या देखने में? दोनों में। तो इसलिए ब्लश कर रही हो? प्यार व्यार हो गया क्या? नहीं तो, कैसी बात कर रहे हो आप? आसमा ने झेपते हुए कहा और उठकर फूलों के पास चली गई। अमोघ कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, नहीं कह रही हो तो ठीक है, पर अगर ऐसा कोई इरादा है तो इतना कहना चाहूंगा, सावधान रहना, जमाना बहुत खराब है, और फिर तुम अमृता से ताल्लुक रखती हो, समझ रही हो ना? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। एक बात बताओगे आप, अमृता मुझे बहन क्यों नहीं मानती, यहाँ क्यों नहीं आने देती कभी? उससे क्या पूछना चाहती हो, मैं बताती हूँ। अमृता ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। आसमा उसकी तरफ देखने लगी तो अमृता बोली, मैं यहाँ इकलौती थी, पर पापा ने तुम्हें भी बेटी बना लिया, इसलिए मुझे चिढ़ होती थी तुमसे। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी, तो आने कैसे देती यहाँ? पर मेरी तो कुछ गलती ही नहीं थी। कुछ सजाएं बिना गलती के भी मिलती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। तो मैं चली जाऊं यहाँ से? बिल्कुल नहीं। पापा ने बेटी माना था तो बेहिचक आओ, रहो, बस मुझसे नाता जोड़ने की कोशिश मत करना। लेकिन क्या? पता तो है ना मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। मुझसे दूर रहने में ही फायदा है। खूब एंजॉय करो, बस मेरी किसी काम के बीच मत आना कभी। अमृता ने जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया तो अमोघ ने आसमा के सिर पर हल्की सी चपत लगाई। आसमा ने उसकी तरफ देखा तो उसने
अपनी उंगली और अंगूठे को होठ के पास लाकर स्माइल करने का इशारा किया। आसमा मुस्कुरा दी और वो कुर्सी पर आकर बैठ गया। आसमा भी वहीं बैठ गई और दोनों बातें करने लगे। छुट्टियां खत्म होने पर आसमा को हॉस्टल लौट जाना था, लेकिन वो नया साल मनाने रुक गई थी। 31 दिसंबर की रात थी। अमोघ आसमा के साथ ही था। अमृता उन्हें व्यस्त देखकर अकेले ही कहीं निकल गई और फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। आसमा के साथ न्यू ईयर मनाने की तैयारी में अमोघ का ध्यान उस पर नहीं गया। उधर अविनाश अपने घर पर अकेले उदास था। दोस्तों के कहने पर भी उनके साथ नहीं गया और घर में 0 वॉट का बल्ब जलाकर चुपचाप सोया हुआ था। कोई खुशी नहीं थी उसे नए साल आने की। 12 बजने में अब 5 मिनट थे कि तभी अचानक कोई कांटा फेंककर उसकी छत पर चढ़कर उसी रास्ते से नीचे उतर आया। खिड़की खुली थी तो वो जैसे ही अंदर आया और अविनाश की तरफ देखा, उसी वक्त घड़ी ने 12 बजे का घंटा बजाया। वो इंसान आगे बढ़ा और अविनाश के सिरहाने एक गुलाब का फूल रखते हुए हौले से होठों ही होठों में बोला, नया साल मुबारक हो सूर्यवंशी। कुछ पल चुपचाप हल्की रोशनी में उसे निहारते रहने के बाद वो मुड़ा और जैसे आया था वैसे ही चुपचाप वापस चला गया। इधर न्यू ईयर विश करने के लिए अमोघ अमृता को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं नजर न आने पर उसने फोन मिलाया। फोन भी स्विच ऑफ बताने लगा। अमोघ थोड़ा टेंशन में आ गया, लेकिन आसमा के सामने सहज बना रहा और बहाना बना दिया कि सिरदर्द की वजह से वो जल्दी सो गई है। कुछ घंटों बाद बाइक आकर रुकी। अमृता नीचे उतरी। जैसे ही कदम अंदर रखा, अमोघ की आवाज कान में पड़ी, हैप्पी न्यू ईयर अमृता। हैप्पी न्यू ईयर, अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा और बोली, आसमा सो गई क्या? हाँ, कल उसे वापस जाना है ना। तो तुम क्यों जग रहे हो अभी तक? साथ जाओगे नहीं छोड़ने? सो जाते। तुम गायब थी, फोन भी स्विच ऑफ था, नींद कैसे आती? ढूंढने नहीं गए मुझे? ढूंढने की जरूरत तब पड़ती है जब पता ना हो कि इंसान कहाँ है। जब पता हो तो ढूंढा नहीं जाता। तुम्हें पता था? सूर्यवंशी के यहाँ गई थी ना? जानने का हक है कि क्यों? मेरा कोई सामान इधर उधर करे ये मुझे पसंद नहीं है, और उसकी एक नजर ने तो मेरी धड़कनें ही इधर उधर कर दी। जाना जरूरी था, उसे देखने की तलब उठ रही थी। अमोघ मुस्कुराकर बोला, नया मोड़ मुबारक हो जिंदगी का। मैं सोने जा रहा हूँ अब। नया मोड़? क्यों? जब किसी की नजर से धड़कनें इधर उधर हो रही हो तो इश्क का आगाज समझो। चलता हूँ। सुनो ना, तुम ये कैसे कह सकते हो ऐसा? किसी से मोहब्बत हुई है क्या कभी? बताया नहीं तुमने? हुई नहीं, लेकिन उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, समझता हूँ। मोहब्बत देखकर समझने वाली चीज होती तो मैं भी समझ जाती ना, पर इतने दिनों से जवाब ढूंढ रही हूँ मैं इस क्यों का, और आज तुमने पल भर में बता दिया कि ये इश्क है। हुई है क्या तुम्हारी भी धड़कनें किसी को देखकर इधर उधर? नहीं, फुर्सत ही नहीं मिली कभी। प्लीज ऐसे सवाल मुझसे ना करना, अब अनकंफर्टेबल फील होता है मुझे। उधर अमोघ इधर उधर देखते हुए बोला। ओ, तो अमोघ अस्थाना शर्माते भी हैं। अमृता खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, जरा देखो तो सही कैसे लगते हो शर्माते हुए। कहकर अमृता पीछे पड़ गई और अमोघ झेपते हुए बोला, रहने दो यार अमृता, मान भी जाओ। अमृता फिर भी उसके पीछे घूमने लगी तो वो आगे दौड़ गया। अमृता कुछ दूर हंसते हुए पीछे भागी और बोली, अच्छे लगते हो हर तरह से, नो वन कैन बीट यू। बहुत चार्मिंग हो, कोई भी लड़की तुम्हें मना नहीं करेगी। वो रुक गई और खुले आसमान की तरफ देखकर बोली, इश्क और मुझे? लगता तो नहीं, लेकिन अगर है तो चलो इश्क के नशे में एक बार डूब कर देखते हैं फिर। उधर अमोघ अपने कमरे में जाकर रुका और दरवाजा बंद करते हुए अलमारी से एक तस्वीर निकालकर उसे बेपनाह मोहब्बत से निहारते हुए बोला,
मैं शायद कभी भी नहीं कह सकूंगा तुमसे कि मुझे इश्क है तुमसे। अमोघ ने अब बेड पर लेटते हुए उस तस्वीर को सीने से लगा लिया और बोला, मेरा ये इश्क सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए ही रहेगा। बिन बोले ही मैं तुम्हारा हूं और आजीवन तुम्हारा रहूंगा। बेशर्त तुम्हें चाहा है, बेइंतहा इश्क है तुमसे और इस तरह तुम्हें चाहते रहने का अपना ही सुकून है। कौन है वो लड़की जिसकी फोटो सीने से लगाए अमोघ बैठा हुआ है? क्या अमृता जान पाएगी उस लड़की के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए इश्क, नशा या जहर भाग 5। अगले दिन अमोघ आसमा को छोड़ने निकला तो रास्ते में दूसरी दिशा में गुजरती एक कार सवार ने मुड़कर उनकी तरफ देखा और चलती गाड़ी में ही अपने मोबाइल से उसकी एक पिक क्लिक कर ली। अमृता आसमा के निकलते वक्त चुपचाप ऊपर खड़ी थी, नीचे गेट तक भी नहीं आई। उसके निकलते ही वह मुड़कर अपने कमरे में आ गई। उस घटना के दूसरे आरोपी का पता चल चुका था। उसने अमोघ को फोन किया। हेलो, छोड़ दिया आसमा को? अभी नहीं। छोड़ देना तो एक पता मैसेज कर रही हूं, घर में शॉर्ट सर्किट की व्यवस्था कर दो। ऐसी व्यवस्था कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए, पूरे घर को आग लग जाए। हो जाएगा। ठीक है। अमोघ ने फोन रखा तो आसमा बोली, अमृता थी ना? फिर कुछ करने वाली है वो? तुम इन सब बातों में मत पड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो और उसके बारे में सोचो जिससे कल मिली थी। अमोघ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो दिख रहा है, नाम पर ही गाल लाल हो रहे हैं और मुझे कहती हो ऐसा कुछ नहीं है। यार, शर्माते हुए आसमा ने चेहरे फेर कर खिड़की की तरफ बाहर देखना शुरू कर दिया। दोनों बहनों की जिंदगी में इश्क का आगाज हो गया है, मालूम नहीं किसका क्या अंजाम होगा। अमोघ ने सामने देखते हुए मन ही मन कहा। हॉस्टल के गेट पर उसे छोड़कर अमोघ निकल गया। आसमा अंदर चली गई। अमोघ ने उसके बताए पते पर लोकल गुंडों को फोन करके बुलाया और कुछ देर बाद ही उसके घर के बाहर कुछ लोग आपस में मारपीट करने लगे तो वो आरोपी घर से बाहर निकलकर तमाशा देखने लगा। उसी समय मौका पाकर दो आदमी अंदर चले गए। अपना काम करके उन्होंने अमोघ के फोन पर मैसेज कर दिया। अमोघ के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो घर के लिए निकल गया। उधर अमृता सॉन्ग चलाकर बालकनी में खड़ी थी। कॉफी पीते हुए वो अविनाश के चेहरे को याद कर रही थी। उस रोज निश्चिंत सोए हुए अविनाश के चेहरे में कमाल की कशिश थी। इश्क हो या ना हो, पर जब वो बार बार ध्यान खींच रहा था तो अमृता अब उसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए ठान चुकी थी। जब से वो मिला था, अमृता उसका चेहरा और वो आंखें भूल ही नहीं सकी थी। वो आंखें जो जबरदस्ती ध्यान को अपनी तरफ खींचती थी। मौसम खुशनुमा हो रखा था। ऐसे में ये सॉन्ग बहुत खूबसूरत एहसास मन में जगा रहा था। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। अमृता ने कॉफी मग रखते हुए खुद को खुद की ही बाहों में समेटते हुए मुस्कान बिखेरी। सूर्यवंशी, अगर ये इश्क है तो लगता है हमारे बीच शर्माने का रिश्ता बनेगा। माना अभी तेरी आंखों में मेरे लिए सिर्फ चुभते शीशे की किरचे हैं, लेकिन मेरी आंखों के भाव कुछ बदल चुके हैं। तेरी आंखों में अपने लिए प्यार का इंतजार रहेगा। कांटों से भरी जहरीली सी तो बहुत मुलाकातें हुई हैं अपने बीच, अब प्यार भरी एक दिलकश मुलाकात तो बनती है इस नए एहसास के बाद। अमोघ ने कमरे में कदम रखा, लेकिन वो गाना सुनकर और अमृता को खोया हुआ देखकर उसके पास बालकनी में ना जाकर चुपचाप कमरे में सोफा पे ही बैठ गया और गाने के बोल को महसूस करते हुए अपनी मोहब्बत के खूबसूरत ख्यालों में खो गया। कुछ देर बाद अमोघ ने खड़े होकर जेब में हाथ रखते हुए कहा, लबों पर लबों का ख्वाब किसे है, बस जिंदगी में किसी भी लम्हे जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो तो मेरी बाहें तुम्हें सहारा दे सके।
और क्या चाहिए? तुम्हारे होने से मेरा वजूद है, मेरी तलाश है, बस तुम तक ही सीमित है। तुम हो तो मैं जीवित हूं, तुम्हारे होने में जो खुशी है वो तुम्हें अपना बनाने में कहां। अमृता कुछ देर बाद मुड़ी तो अमोक को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आ ही गए थे तो आवाज दे देते, चुपचाप खामोश क्यों बैठे हो? जब दो लोग किसी पल खूबसूरत एहसासों को जी रहे हों तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दो लोग? सीरियसली? चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मुझे नहीं जाना। अब इतनी जल्दी तुम्हारी नजर कमजोर हो जाएगी तो मैं भी कमजोर हो जाऊंगी ना। किसने कहा कि मैं तुम्हें कमजोर होने दूंगा? अमोघ अस्त्र सुना है ना? वैसे ही ये अमोघ हमेशा अमृता जोशी का अस्त्र रहेगा, उसे ताकत देने के लिए। तो बताओ दो लोग कौन? मैं तो अकेली थी। कितना खुशनुमा मौसम है ना, इसलिए बालकनी में चली गई थी। देखने में अकेली थी लेकिन ख्यालों में किसी के साथ थी, इसीलिए दो लोग कहा। और जब मैं मुड़ी तो मुस्कुरा तो ये अमोघ अस्थाना भी रहे थे। फिर तो हम चार हुए ना। आपके ख्यालों की मलिका भी तो यही आपके साथ विद्यमान थी। अमोघ के कान लाल हो गए और वो चेहरा मोड़ते हुए बोला, खबर मिली धमकी की? अभी तक तो नहीं, आ ही जाएगी कुछ देर में। चलो टीवी ऑन करते हैं। अमोघ और अमृता सोफे पर बैठ गए। टीवी ऑन किया तो खबर आ रही थी। घटना का दूसरा आरोपी शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगने से मारा गया। अमोघ और अमृता ने शैंपेन के ग्लास टकराए और होंठों से लगा लिया। तो वहीं दूसरी ओर अविनाश का दिमाग गर्म हो उठा और वो बोला, शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये उसी का काम है। ऐसा लगता है कि जब तक हर कुछ रोज में जान न ले ले किसी की, उसे बेचैनी रहती है। एक फितूर, एक नशा है उसे जान लेने का। बस इंटरव्यू लिस्ट में मेरा नाम हो और किसी रोज उसका केस मुझे मिल जाए, एनकाउंटर कर दूंगा इसका। तो कोई हिचक नहीं होगी इसे मारने में मुझे। उधर अमृता बोली, वैसे कब बताओगे कि वो कौन शख्स है जिसके नाम से तुम्हारे कान लाल हो जाते हैं? ख्यालों में ही या आमने सामने देखा है? भी कहा है कुछ उससे? अमृता, ये सवाल नहीं प्लीज, बस मुझ तक ही रहने दो ये सब। इतना तो बता दो, रूबरू देखा है उसे? हाँ। फिर तो उसे देखकर धड़कन थम थम कर चलती होंगी। अमोघ ने अब उसकी तरफ देखा और बोला, जिससे इश्क हो उसे देखकर धड़कनों में रवानी आ जाती है, ना कि धड़कनें थम थम कर चलती हैं। ये मेरे शेर क्या बात कह दी। कब धड़का है ये दिल ऐसे? मेरा मतलब रवानी कब आई थी है? नहीं याद। तो यहाँ धुआं है तो आग दूसरी तरफ भी लगी है कि नहीं? अब कोई सवाल नहीं, कहते हुए अमोघ खड़ा तो हुआ तो अमृता हाथ पकड़ते हुए बोली, सुनो ना, अच्छा लगता है तुम्हारा शर्माना, इसलिए छेड़ती हूँ, वरना ऐसे तो तुम रफ एंड टफ मैन बने रहते हो। अमोघ उसे बिना कुछ बोले घूरने लगा तो अमृता बोली, ऐसे घूरना भी अच्छा लगता है? अमोघ अब हाथ छुड़ाते हुए बोला, छोड़ो, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। वो उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए चला गया और अपना दरवाजा बंद कर लिया। कुछ महीने बीत चुके थे। अमृता ने तीसरे और चौथे आरोपी को भी मार डाला था, लेकिन आरोपी अब भी फरार था और सुनने में आया था कि वो आरोपी पहले आरोपी का भाई था। उधर अविनाश का नाम साक्षात्कार की लिस्ट में आ गया था। वो जिस रोज इंटरव्यू के लिए गया था उसी रोज अमृता ने उससे मिलने का प्लान बनाया था, पर अविनाश इंटरव्यू के बाद अपने दोस्तों के साथ मुलाकात करने के बाद उस रोज वहीं रुक गया था। उधर अमृता हर बीतते वक्त के साथ परेशान होती जा रही थी। तभी अमोघ ने फोन कर दिया, हे कैसी हो?
की बातों पर ध्यान दिए बगैर बेपरवाह सी बोली, कल से इंतजार कर रही हूँ मैं। इतना इंतजार तो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी का नहीं किया। अमृता बेहद गुस्से में थी। अच्छा, अविनाश उसकी निगाहों से निगाह मिलाकर बोला, काश की कोई पावर होती जिससे मुझे पता लग जाता कि तुम यहाँ इंतजार में हो। जिंदगी भर भी इंतजार करती तो मैं लौट कर नहीं आता। अमृता उसकी कॉलर को और कसकर पकड़ते हुए बोली, आज पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, तुम दूर चले जाते हो तो बेचैनी होती है मुझे। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? अविनाश उसका हाथ हटाए बिना अपनी पैंट की जेब में हाथ रखते हुए निगाह मिलाकर उसी अंदाज में बोला, और तुम करीब आती हो तो मुझे नफरत होती है। कब समझ में आएगा तुम्हें? एक गुलाब का फूल सिरहाने क्या रख गई? सोच रही हो मुझे खरीद लिया? कितनी भी नफरत कर लो, मेरी मोहब्बत के असर से बेअसर नहीं रह पाओगे, समझे? तुम्हारी ये चेहरा, बल्कि यूं कहूं कि तुम्हारी ये सुलगती आंखें हर वक्त मेरा ध्यान इधर उधर भटकाती हैं। ध्यान न भटके इसीलिए तुम्हारा मेरा हो जाना जरूरी है। कहते हुए अमृता ने उसके चेहरे की तरफ हथेली बढ़ाई तो अविनाश ने अपने चेहरा पीछे करते हुए घृणा से मुंह फेर लिया और बोला, मेरी नफरत इतनी कमजोर नहीं कि तुम्हारे आगे हार कर या डर कर घुटने टेक दे। और हमेशा लोगों का कत्ल करने वाली लड़की के मुंह पर मोहब्बत शब्द जरा भी शोभा नहीं देता। जानती नहीं प्यार को और इश्क मोहब्बत की बात करती है। जानती नहीं तो जान जाऊंगी, सीख जाऊंगी मोहब्बत करना। सिखाओ तो सही। वैसे तुम्हारी इस तरह नजरें फेरने से तुम्हारे लिए मेरी तलब और बढ़ती है। इश्क है मुझे तुम्हारी इस नफरत से भी। अविनाश से अब उसकी करीबी और बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अमृता की कलाई पकड़कर उसे खुद से दूर धकेल दिया। अविनाश की इस हरकत पर वो हंस पड़ी और बोली, वैसे मुझसे इतनी नफरत किस बात से है सूर्यवंशी? तुम्हारे वजूद से नफरत है। क्यों सूर्यवंशी? मेरे वजूद में ऐसी क्या खराबी है ये कि हाथों में मेहंदी लगाने की जगह हथियार उठा लिया? पाँव को पायल पहनने के काम में नहीं लाती, बाइक चलाती हूँ इसलिए? अविनाश दांत जमाकर चुपचाप नजरें फेरे खड़ा रहा। निगाहों को ऐसे भी क्या फेरना, इतनी हॉट हूँ। अविनाश अब पलटा और उसने चेहरे पर नजर जमाते हुए गुमान में बोला, मुझे हॉट नहीं, डिसेंट और ग्रेसफुल लड़कियां पसंद हैं। तो पसंद बदल लो। अमृता भी उतनी ही अकड़ के साथ निगाहें मिलाकर बोली, हो कौन तुम मुझे आदेश देने वाली? दिमाग में रख लो इस बात को कि तुम्हारी मलकियत नहीं चलेगी मुझ पर। अब तो मेरी ही मलकियत चलेगी तुम पर। यकीन ना हो तो किसी लड़की को अपनी जिंदगी में ला कर देख लेना। अमृता के होठों के किनारे पर हल्की मुस्कान उभरी और आंखों में जुनून का अंगारा जल उठा। अविनाश भी अपनी आंखों में उतना ही जहर भरकर बोला, हैसियत नहीं है तुम्हारी कि मेरी नफरत को संभाल सको। मोहब्बत तो फिर भी बहुत दूर की बात है। अमृता उसकी निगाहों में देखते हुए बोली, उफ सूर्यवंशी, यही तुम्हारा यही जोश तो भाग गया अमृता जोशी को। कभी गुस्से की गर्मी छोड़कर मेरे इश्क का ताप महसूस करो, पिघल ना जाओ तो कहना। अमृता ने अब दोबारा उसकी कॉलर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन कॉलर को पकड़ने के बजाय उसे सही करते हुए बोली, सूर्यवंशी, शब्दों का इस्तेमाल जरा नाप तोल कर करना। क्या है ना कि मेरे और शराफत के बीच कोई रिश्ता दूर दूर तक नहीं। इनकार करने और धुतकारने में फर्क होता है, शायद किसी रोज समझ जाओ। ये नए एहसास ना होते तो तुम अगले शब्द बोलने के काबिल ना रहते। याद रखना कि अगर मैं जलूंगी तो जलना तुम्हें भी होगा। मेरे दिल की आग तुम्हारे और तुम्हारी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले के हिस्से में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरी दावेदारी समझो। अमृता ने जुनून और आंखों में देखते हुए कहा। अविनाश ने भी अपनी निडर आंखों को उसकी आंखों से नहीं हटाया और बोला, दावेदार और हकदार में अंतर होता है मिस जोशी। तुम्हारी दावेदारी मुझ पर होने से तुम्हें मुझ पर हक नहीं मिल जाएगा। मुझे जिसका बनना होगा मैं उसका ही बनूंगा। अमृता मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, कसम से इस नफरत पर तो प्यार आता है।
क्या अंदाज है तुम्हारे इनकार करने का। मैं तो पहली नजर में ही तुम्हारी हो गई थी, पर इस अंदाज पर मैं थोड़ी और थोड़ी तुम्हारी होती जाती हूँ। आज नहीं तो कल मेरे रंग में रंग जाओगे। ये दिन नहीं आने वाला। मैं कोहरा नहीं हूँ जिस पर तुम धूप बनकर छा जाओगी और उसका वजूद मिटा दोगी। किसने कहा वजूद मिटाने की ख्वाहिश है मुझे? वजूद मिटाने की ख्वाहिश होती तो मेरी बंदूक की एक गोली ही काफी होती। मिटाने का इरादा नहीं रखती, बस अपने वजूद के साथ तुम्हारा वजूद जोड़ने की मंशा रखती हूँ। शर्म है या नहीं? शर्म वाले कर्म करती तो शर्म आती, जब शर्म वाले कर्म नहीं तो फिर शर्म नहीं। इतने मर्डर केसेस में संलिप्त हो और फिर भी कहती हो शर्म वाले कर्म नहीं। मेरी नजर में तो सब सही है। जैसे परिणाम वाला काम करेंगे वैसे ही अंजाम आएंगे उनके सामने। जब तक मैं खुद की नजर में सही हूँ सब सही है। सब सही करने के लिए कानून व्यवस्था है। तुम कोई नहीं होती। कोई नहीं हूँ लेकिन पंगु भी नहीं हूँ कि कुछ भी ना कर सकूं। आउट। मैं तुम्हें अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो जड़ें पिछले कुछ सालों में तुमने फैलाई है ना, देखना एक दिन जड़ समेत उखाड़ फेंकूंगा। तुम्हारी इस नफरत के खत्म होने और मेरे प्रति प्यार की कोपल तुम्हारे दिल में फूटने का इंतजार रहेगा सूर्यवंशी। अमृता उसकी निगाहों में पल भर देखकर फिर पलटकर बाहर निकल गई। मुमकिन ही नहीं कि मेरा दिल कभी तुम्हारे लिए धड़के, अविनाश पीछे से बोला। इतनी घटिया लड़की से मुझे कभी इश्क हो ही नहीं सकता। अमृता बिना रुके बोली। मोहब्बत की एक बहुत बड़ी कमी है सूर्यवंशी कि ये घटिया और बढ़िया किस्म देखकर नहीं होती, बस हो जाती है। उसने जाते जाते दरवाजे को भी खींच दिया और अंधेरे में गायब हो गई। क्या अमृता अविनाश के दिल में अपने लिए प्यार जगा पाएगी? क्या अविनाश के दिल में अमृता के लिए जो नफरत है वो प्यार में बदल पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए इश्क, नशा या जहर भाग 6। भाग 6। अविनाश ने दरवाजा बंद कर लिया और कुर्सी पर बैठते हुए टेबल पर हाथ दे मारा। फरमान सुनाती है जैसे इसके बाप के नौकर हैं यहाँ सब। हिमाकत तो देखो, कहती है पसंद बदल लो। मैं क्यों बदलूं अपनी पसंद? खुद की पसंद बदल लेना, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? उधर अमृता ने बाइक स्टार्ट की और घर के लिए निकल गई। वो पहुंची तो अमोघ ने दरवाजा खोला और उसके चेहरे की तरफ देखा, मानो पूछना चाहता हो कि उससे मिली या नहीं। अमृता ने पलकें झपका दी तो वो समझ गया कि मिलकर आई है। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो कुछ बात बनी मुलाकात से? नहीं, इतना आसान नहीं है, टेढ़ा है, मेहनत करवाना चाह रहा है। तो करो मेहनत। करूंगी, लेकिन दिमाग खराब कर दे रहा है अपनी बातों से। बहुत बुरा बोल रहा था। कितनी मुश्किल होती है खुद को रोकने से, बस मैं ही जानती हूँ। बात बात पर गन निकालने की आदत हो गई है। ऐसे में शांत रहना, उफ, बड़े मसले हैं जिंदगी में। खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगी। अच्छा तो है। अच्छा है, पर हाथ नहीं रुक रहे थे। जी कर रहा था लगा दूं कसकर झापड़। झापड़? इश्क करने गई थी या जंग का आगाज? अमोघ ने उसके साथ बैठते हुए पूछा और सिगरेट सुलगा ली। तो अमृता ने गंध महसूस करते ही आंखें खोली और उसके होठों से सिगरेट छीन ली। फिर खुद के होठों से लगाकर धुआं उड़ाते हुए बोली, दूसरी ले लो। जानती नहीं हो परेशान रहती हूँ तो तलब उठती है, फिर भी खुद के लिए ही जलाई। एक पल के लिए अमोघ ने उसे देखा, फिर दूसरी तरफ सिगरेट सुलगा ली और बोला, कुछ आसार नजर आ रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई आसार नहीं उसके पिघलने के। जहर भरा हुआ है मेरे लिए उसके मन में। फैमिली बैकग्राउंड का असर है, अमोघ ने धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा। कानून कायदे की बात करता है, कहता है मेरे वजूद से नफरत है। वजूद से नफरत करके क्या कर लेगा? आंखों ने ही सारा फसाद खड़ा कर दिया। ऐसी निगाह से देखता है लगता है बस चले तो खड़े खड़े जान ले ले मेरी। इतना आसान नहीं है। इश्क है या क्या है पता नहीं, लेकिन बस उसे देखने का मन करता है, बातें करने को भी। पर परेशानी ये है कि मुझे अपनी बात बताना नहीं आता। थोड़ी सी कोशिश की थी, वो भी समझना ही नहीं चाहता।
मुझ पर चाहत का सुरूर है और उस पर नफरत का। मेरे सारे गुनाह नजर आ रहे हैं उसे, बस मेरा परवान चढ़ता इश्क नहीं नजर आया। आएगा, लग नहीं रहा अभी ऐसा कुछ। बहुत दिल पर लगने वाली बातें कर रहा था। उस पर दिल ना हार गई होती तो उसके सीने में खंजर उतार देती। नरमी से काम लो, गर्मी से नहीं। वो जो लड़का उबल रहा है उसका क्या करूं? आदत नहीं है इतना सुनने की जितना उसने बोल दिया। बहुत गरजता है ये सूर्यवंशी। कहावत तो है ही कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन देखना अभी जिस तरह वो गुस्से से गरज रहा है, एक रोज प्यार बनकर बरसेगा भी। ऐसा ही हो तो अच्छा है, क्योंकि वो अब मेरा है। अमोघ अब खड़े होते हुए बोला, जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। गुड नाइट। अमोघ ने बाहर निकलते एक बार पलटकर अमृता की तरफ देखा, फिर कदम बढ़ाते हुए मन ही मन बोला, इश्क के नशे में डूबना चाहती हो तो तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन जाने क्यों लग रहा है कि ये नशा जहर साबित होगा तुम्हारे लिए। अमोघ। अमृता की आवाज कान में पड़ी तो उसके बढ़े कदम रुक गए और वो क्षण भर बाद पलटा। बोलो, क्या सोच रहे हो मन में? कुछ भी तो नहीं? मुझे लेकर शंकित हो? अमोघ अब चुप रह गया तो अमृता बोली, डोंट वरी, अगर उसके हाथों मेरी तबाही लिखी है तो होकर रहेगी। जो होकर रहेगा उसके लिए परेशान क्यों होना? मुझे कोई डर नहीं तो तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ तमाशा देखने के लिए नहीं खड़ा। रहेगा का मतलब क्या है? ऐसे तो मरना सबको ही है एक दिन, तो पैदा ही होते जहर खा लिया होता ना। जिंदगी को जीना ही क्यों? तो वो तो आत्महत्या हुई ना। ये भी वही है, जानते हुए मौत की तरफ बढ़ना। नहीं, ये आत्महत्या नहीं, इसे जांबाजी कहते हैं। और वैसे भी जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कानून के दायरे से हटकर कुछ नहीं करेगा, और देखना वो अपना दिल हार ही जाएगा मुझ पर। अमोघ बिना कुछ बोले मुड़ गया तो अमृता फिर बोली, सुनो ना। अमोघ रुक गया लेकिन उसकी तरफ मुड़ा नहीं, तो वो बोली, पता लगा उस आखिरी आरोपी का? अभी नहीं, बस कुछ दिन का इंतजार कर लो। अमोघ चला गया और खिड़की पर हाथ मारते हुए बोला, गलत आदमी चुन लिया तुमने अमृता। मेरा अनुभव तुमसे ज्यादा है, और मुलाकात भी हुई है उस सूर्यवंशी से। उसकी आंखों में प्यार का नामो निशान ही नहीं है, और ना कभी होने की संभावना लगती है मुझे। बस जहर है उसके मन में, पर मैं हूँ और मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। तभी फोन बज उठा और अमोघ ने रिसीव किया। हेलो, मैं पास की मार्केट जा रही हूँ, कल आओगे तो आ जाना। आसमा ने दूसरी तरफ से कहा, एक्सट्रीमली सॉरी यार, नहीं आ पाऊंगा, किसी काम में लगा हुआ हूँ, बहुत जरूरी है। और फिर समझा करो ना, अमृता जान जाएगी तो गुस्सा करेगी कि रोज रोज मिलने जाता है। खतरा तो है ही ना, बस पढ़ लो किसी तरह, और हम लोगों के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता जाहिर ना हो, इसीलिए थोड़ा सा सब्र कर लो। सीधी सादी हो तुम, खतरा तुम्हारे लिए ही बढ़ जाएगा, बस इसीलिए दूर किया हुआ है। हजारों दुश्मन है ताक में, हम दोनों का तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम इस लेवल पर आकर नहीं निपट पाओगी, और ना ही अमृता और मैं चाहेंगे तुम इस गंदगी में कदम रखो। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। सबके घर से कोई ना कोई आता रहता है। मैं फोन करूंगा, तुम टेंशन मत लो। ओके। अमोघ ने फोन काट कर उसे एक स्माइली बनाकर भेज दिया और फोन में कुछ देखने लगा। 2 दिन बाद अमोघ को सूचना मिली कि आखिरी आरोपी को देखा गया है। अमोघ अपने आदमियों को तैयार कर ही रहा था कि तभी अमृता के पास फोन आया और अमृता की भौएं चढ़ गईं। तुरंत ही उसने गन उठाकर पीछे जीन्स में दबाया और बाहर निकल गई। अमोघ भी तभी रूम से बाहर निकल रहा था कि उसने अमृता को तमतमाए चेहरे के साथ निकलते देखा, तो वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, पता लगाने जा रहा हूँ उसका। अमृता ने उसकी तरफ देखा और बोली, गाड़ी में बैठो, मौत आई है हरामखोर की। आसमा को उठा लिया है, कसम से कुछ गलत किया ना तो खाल खिंचवा कर बहुत बुरी मौत मारूंगी। आसमा को? वो हैरानी से बोला, कल शाम से गायब है, वो हॉस्टल में नहीं है। सब लोग एक गाड़ी में बैठ गए और अमृता अमोघ भी एक गाड़ी में। अमोघ फोन लगाने लगा, लेकिन आसमा ने फोन नहीं उठाया, तो अमोघ ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। क्या बात है,
चेहरे पे ये गिल्ट वाला भाव क्यों? अमृता ने कहा। क्योंकि सब मेरी गलती है। मतलब? फोन किया था उसने मुझे, बुला रही थी, मेरा ही दिमाग फिर गया था कि मना कर दिया। कोई गलती नहीं है, वो हमसे जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही अच्छा और वो सुरक्षित रहेगी। यही सोच कर तो मैं नहीं गया। फिर भी अमोघ ने बात अधूरी छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। वो दोनों चले जा रहे थे। उधर अविनाश रोड के किनारे बाइक पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था और फोन पर बात कर रहा था कि तभी अचानक उसे पीछे से अपनी पीठ पर किसी के उंगली टच होने जैसा एहसास हुआ, पर वो जब पीछे पलटा तो कोई नहीं था। फिर भी हवा का झोंका महसूस तो हुआ था। बातों में उसने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ देर बाद इधर उधर देखा। कोई नजर तो नहीं आया, लेकिन उस वाक्य को याद करके जाने क्यों अविनाश फोन रखते हुए कुछ दूर निकल गया। अमृता ने अपने आदमियों को बताए हुए स्थान से पीछे ही गाड़ी रुकवा ली। अमोघ ने उतरते हुए अपने हाथ में रिवॉल्वर निकाल ली और आगे बढ़ गया। अमृता भी पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ चली। उधर अविनाश उस दुकान के आसपास की जगहों पर इधर उधर देखने लगा। एक तरफ गोदाम नजर आया तो कुछ आवाजों का आभास होने पर अविनाश ने अपनी गाड़ी रोक दी और अंदर जाने का रास्ता देखने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। उधर आसमा की हालत खराब थी। उन लोगों ने आसमा को कल बेहोश करके छोड़ा हुआ था, लेकिन आसमा होश में आ गई और किसी तरह वहां से निकल भागी। वो लोग उसके पीछे पड़ गए और अविनाश खड़ा दिखा तो अनजाने में ही मदद के लिए आसमा ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था और मुंह खोलती ही कि उससे पहले उन लोगों ने उसका मुंह दबाकर उसे पीछे खींच लिया और घसीटते हुए अंदर ले जाकर शटर बंद कर दिया। आज भी उसे बुरी तरह पीटने के बाद केरोसिन से भिगाकर छोड़ दिया था, क्योंकि आसमा को कुछ भी करने पर अमृता उनके हाथ नहीं आती, इसलिए आसमा को जिंदा रखना जरूरी था। आसमा से वो कई सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आसमा ने अपना मुंह कल से अब तक नहीं खोला था। पूरी तरह से पिटने की वजह से पूरा शरीर दर्द कर रहा था और वो निढाल सी बंधी हुई पड़ी थी। अमृता ने छत पर कांटा फेंका और रस्सी के सहारे वो और उसके आदमी छत पर चढ़ गए। अमोघ दबे पांव नीचे उतर आया। पीछे से उसके आदमी भी उतरे और अलग अलग जगहों पर जाकर छिप गए। अमोघ आवाज की दिशा में बढ़ा तो उस वक्त भी आरोपियों ने आसमा पर बंदूक तान रखी थी और उससे अमृता और अमोघ से रिश्ता पूछ रहे थे। आसमा ने उनकी निगाहों में देखते हुए कहा, कितनी बार कहा कि मैं नहीं जानती किसी को। मैंने तो लिफ्ट ली थी 1 जनवरी को इस आदमी से। पर्सनली मैं नहीं जानती इसे। जान से भी मार दोगे तो भी मैं यही कहूंगी। आसमा के मुंह पर रिवॉल्वर के पिछले हिस्से से वो शख्स जैसे ही मारने को हुआ तो अमोघ की मुट्ठियां कस गईं और उसने गोली चला दी। साथ ही साथ एक बॉक्स भी वहां आकर गिरा तो उस आरोपियों के आदमियों ने भी हथियार का मुंह उस तरफ कर लिया। आरोपी ने आसमा के सिर से गन की नाल लगाते हुए कहा, हथियार फेंको और सामने आओ, वरना इस लड़की का भेजा उड़ाने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे। अमोघ अपनी सधी हुई चाल चलते हुए गर्व से सामने आकर खड़ा हुआ तो वहीं अविनाश भी सामने आ गया। अमोघ ने अविनाश की तरफ एक नजर हैरानी से देखा तो अविनाश ने भी अमोघ की तरफ देखा। आसमा ने उन दोनों को अपनी अधखुली निगाह से एक नजर देखकर नजर हटा ली। उन्हें पहचानने का कोई भाव उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। क्या अमोघ का डाउट सही साबित होगा कि अविनाश की नफरत प्यार में नहीं बदलेगी? क्या आसमा को गुंडों के चंगुल से बचा पाएगी अमृता? अविनाश को गुंडों के ठिकाने पर अचानक देखकर अमृता और अमोघ का कैसा होगा रिएक्शन? जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM पर कहानी इश्क नशा या जहर भाग 7। भाग